फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्व। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन भारत से रिलेटेड प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं इस चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल पर वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हम लोगों का, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा तथा पराक्रमी शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे बड़ा तथा पराक्रमी शासक कौन था? तो कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे बड़ा तथा पराक्रमी शासक था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिंधुक एवं सिप्टक नाम से किस सातवाहन शासक को जाना गया? तो किसे जाना गया? तो सिमुक को। सिमुक को सिंधुक एवं सिप्टक नाम से जाना गया। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सातवाहन वंश का पहला शासक जिसने सातकर्णों की उपाधि धारण की। सातवाहन वंश का पहला शासक जिसने सातकर्णों की उपाधि धारण की कौन था? तो सातकर्णी प्रथम था। सातकर्णी प्रथम सातकर्णों की उपाधि धारण की थी। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस ग्रंथ में सातवाहनों को म्लेच्छ कहा गया है? किस ग्रंथ में सातवाहनों को म्लेच्छ कहा गया है? तो किस ग्रंथ में कहा गया? तो महाभारत में। महाभारत में सातवाहनों को म्लेच्छ कहा गया है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस स्तूप के द्वार पर सातकर्णी प्रथम का नाम उल्लेखित है? किस स्तूप के द्वार पे सातकर्णी प्रथम का नाम उल्लेखित है? तो सांची स्तूप पे सातकर्णी प्रथम का नाम उल्लेखित है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात बैक्टीरिया एवं पार्थिया पर किसका आधिपत्य रहा? तो किसका रहा? तो सेल्यूकस निकेटर का रहा। किसका रहा? सेल्यूकस निकेटर का रहा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस यवन शासक ने अजय की उपाधि धारण कर रखी थी? तो कौन सा ऐसा शासक है जो अजय की उपाधि धारण कर रखी थी? तो डेमेट्रियस जो था उसने अजय की उपाधि धारण कर रखी थी। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, यूनानी प्रभाव से भारतीय मूर्तिकला के क्षेत्र में किस नवीन शैली का जन्म हुआ? तो किस शैली का जन्म हुआ? तो गंधार शैली का। किस शैली का? गंधार शैली का जन्म हुआ। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया लंबा अभिलेख कौन सा है? इसके पहले सभी अभिलेख किस भाषा में थे? सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया लंबा अभिलेख कौन सा है? इसके पहले के सभी अभिलेख किस भाषा में थे? तो कौन सा है? तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। और ये किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में काव्य रूप में लिखा गया प्रथम अभिलेख है? तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। चलिए फिर तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शकों के बाद भारत आने वाली जाति थी पहलव जाति। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पहलवों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो पार्थियाई या पार्थियन नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, पहलवों का इतिहास जानने के लिए प्रमुख स्रोत क्या है? तो सिक्के एवं शिलालेख। सिक्के एवं शिलालेख के द्वारा हम लोग पहलवों का इतिहास जान सकते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पहलव कहाँ के मूल निवासी थे? पहलव कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये ईरान के थे। कहाँ के थे? ईरान के मूल निवासी थे। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में पार्थियन साम्राज्य का अंत किस विदेशी जाति के आक्रमण से हुआ? तो किसके आक्रमण से हुआ? तो कुषाण के आक्रमण से हुआ। भारत में पार्थियन साम्राज्य का अंत कुषाण
क्या क्रमश हुआ। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था, तो कुजुल कैडफाइसिस था। कौन था, कुजुल कैडफाइसिस था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुजुल कैडफाइसिस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय थी अफगानिस्तान विजय। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिक्कों के आधार पर कुजुल को किस धर्म का अनुयायी माना गया है, तो बौद्ध धर्म का। किस धर्म का, बौद्ध धर्म का अनुयायी माना गया है। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुजुल कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी कौन बना। कुजुल कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी कौन बना, तो कौन बना, तो भीम कैडफाइसिस बना। कौन बना, भीम कैडफाइसिस बना। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भीम कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी कौन बना। भीम कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी कौन बना, तो कौन बना, कनिष्क प्रथम बना। भीम कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी कनिष्क प्रथम बना। चलिए तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है हम लोगों का, कनिष्क प्रथम ने कब तथा किस नाम से एक नए संवत का प्रचलन किया, तो 78 ईस्वी पूर्व शक संवत का इसने प्रचलन किया। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कनिष्क प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो इसने पुरुषपुर में बनाई, यानी पेशावर में बनाई। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सम्राट कनिष्क प्रथम की प्रथम विजय थी कश्मीर विजय। सम्राट कनिष्क प्रथम की प्रथम विजय थी कश्मीर विजय। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है, सिक्कों या मुद्राओं के अनुसार कनिष्क प्रथम किस धर्म का अनुयायी था। सिक्कों या मुद्राओं के अनुसार कनिष्क प्रथम किस धर्म का अनुयायी था, तो महायान बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया। कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया, तो अश्वघोष ने। किसने किया, अश्वघोष ने इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कनिष्क प्रथम का राजकवि कौन था। कनिष्क प्रथम का राजकवि कौन था, तो कौन था, अश्वघोष था। कौन था, अश्वघोष था कनिष्क प्रथम का राजकवि। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कनिष्क प्रथम के राज दरबार में रहने वाला महान विद्वान जिसने अपनी पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, कौन था, तो नागार्जुन था। किसने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो नागार्जुन ने। ये पूछ सकता है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नागार्जुन ने अपनी किस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नागार्जुन ने अपनी किस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो माध्यमिक सूत्र में। इसने माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कनिष्क प्रथम के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी। कनिष्क प्रथम के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। क्या थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति थी इसकी प्रमुख घटना। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला एवं संस्कृति के दो महान केंद्र थे। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला एवं संस्कृति के दो महान केंद्र थे, तक्षशिला एवं मथुरा। तक्षशिला एवं मथुरा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गंधार कला का मुख्य केंद्र कहाँ था। गंधार कला का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो कहाँ था, ये पेशावर में था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गंधार कला शैली का प्रधान विषय क्या है। गंधार कला शैली का प्रधान विषय क्या है, तो क्या है, तो बुद्ध का जीवन चरित्र। गंधार कला शैली का प्रधान विषय बुद्ध का जीवन चरित्र है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गंधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। गंधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है बामियान की बुद्ध मूर्ति। बामियान की बुद्ध मूर्ति गंधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। और ये कहाँ स्थित है, तो बामियान अफगानिस्तान में स्थित है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
कनिष्क द्वारा निर्मित कनिष्क चैत्य कहाँ स्थित है? तो ये पेशावर में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेशावर में स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बौद्धों का रामायण किस ग्रंथ को कहा गया है? बौद्धों का रामायण किस ग्रंथ को कहा गया है? तो किस ग्रंथ को कहा गया है? तो बुद्ध चरित्र को कहा गया है। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा गया है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तो अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष है बुद्ध चरित्र के रचनाकार। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अश्वघोष के गुरु कौन थे? अश्वघोष के गुरु कौन थे? तो कौन थे? वसुमित्र थे। अश्वघोष के गुरु वसुमित्र थे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा गया है? तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभास सूत्र को कहा गया है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह किस विद्वान को कहा गया है? तो चरक को कहा गया है। किसको कहा गया है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह? तो चरक को कहा गया है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो भीम कैडफाइसिस ने। किसने किया था ये? तो भीम कैडफाइसिस ने किया था सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी। किस काल में? तो कुषाण काल में। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था? श्री गुप्त था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, श्री गुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? श्री गुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराज का उपाधि उसने धारण किया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया? तो किससे विवाह किया? कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो महाराजा धीराज की उपाधि उसने धारण की थी। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त प्रथम ने कब गुप्त संवत चलाया? किस उपलक्ष्य में? तो 319 से 320 ईस्वी पूर्व अपने राज्यारोहण की स्मृति में उसने गुप्त संवत चलवाया था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? तो समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? तो समुद्रगुप्त। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? तो क्या था इनकी माता का नाम? तो कुमार देवी। और ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? तो दत्ता देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था। चलिए तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन एवं व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण है? तो प्रयाग प्रशस्ति में। कहाँ? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के जीवन एवं व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था जिसने प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण किया था? तो हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य की उपाधि उसने धारण की। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी। चलिए तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैनी थी। उज्जैनी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति कौन था? तो अम्रिकारदौ था। कौन था? अम्रिकारदौ चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति था। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुमारगुप्त प्रथम बना। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम बना। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो महेंद्रादित्य की उपाधि इसने धारण की। किसने? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुमारगुप्त प्रथम किस देवता का उपासक था? तो ये कार्तिकेय का उपासक था। कुमारगुप्त प्रथम किस देवता का उपासक था? तो ये कार्तिकेय का उपासक था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्कंदगुप्त बना। कौन बना? कुमारगुप्त का प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त बना। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्कंदगुप्त के किस अभिलेख से उसके एवं हुनों माने मलेच्छों के विषय में जानकारी मिलती है? तो भिठारी स्तंभ अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। ये कहाँ है? तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हुनों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? तो हुनों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्कंदगुप्त ने किस मौर्यकालीन झील का पुनरुद्धार करवाया? तो सुदर्शन झील का इसने पुनरुद्धार करवाया। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? तो 467 ईस्वी पूर्व में स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो पुरुगुप्त। स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो पुरुगुप्त स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी बना। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी गुप्तकाल की। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुप्तकालीन प्रशासन में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो ग्राम थी। क्या थी? ग्राम थी। चलिए तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है, गुप्त काल में राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? तो क्या था फ्रेंड? तो भूमि कर था। क्या था? भूमि कर था। गुप्त काल में राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत भूमि कर था। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर